नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। कर्नल शहीद हो गए कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए। आतंक की गिरफ्त में जम्मू कश्मीर है या देश के अलग अलग हिस्से? यह सवाल भारत में इससे पहले कभी नहीं कौंधा कि आईएस का खतरा भारत पर है। पेरिस हमले के बाद क्यों? और इन सब के बीच जो शख्स भरोसे और उम्मीद के बीच राम मंदिर को लेकर चलता रहा, उस शख्स का आज निधन उसके सपनों के साथ ही हो गया। जिक्र 10:30 बजे खास तौर से हम करेंगे अशोक सिंघल जी का। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं। दरअसल आईएस सिर्फ हथियारों से लड़ा जा सकता है या फिर यह एक मेंटल वार है, मानसिक युद्ध भी है? क्योंकि इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जब यह कह दिया कि दरअसल जो विरोध कर रहे हैं वही साथ दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और तो और G20 में जो देश शरीक है वह भी सहयोग दे रहे हैं। उस पर आए उससे पहले भारत के भीतर कल तक आईएस को लेकर क्या आवाज उठती थी और आज झटके में एडवाइजरी जारी करने का मतलब क्या है? रिपोर्ट देखिए। इंटेलिजेंस फीडबैक्स आते रहते हैं और जो भी इंटेलिजेंस फीडबैक आते हैं उस आधार पर जो भी सरकार को अथवा प्रशासन को जो काम करना होता है वो करता है। लेकिन इन सब सारी चीजों पर हम कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ कि ये आईएस का खतरा केवल किसी एक देश का खतरा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल एक चैलेंज है। भारत भी इस संबंध में पूरी तरह से सजग है। ये सुरक्षा के मद्देनजर जो भी आवश्यक जो भी स्टेप्स लेने होंगे वो आवश्यक स्टेप्स हम लोग लेंगे। तो क्या भारत सरकार पेरिस हमले का इंतजार कर रही थी? यानी दुनिया ने जब माना कि आईएस का खतरा है तब भारत ने नहीं माना। जब आतंकी हमला हो गया और दुनिया आईएस के खिलाफ फ्रांस के ऐलानिया युद्ध के साथ खड़ी हुई तो भारत भी खड़ा हुआ और उसने न सिर्फ दुनिया के कई देशों में अपने दूतावास को आईएस के निशाने पर माना, बल्कि देश के भीतर सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के साथ साथ कश्मीर को भी निशाने पर माना। बाकायदा एडवाइजरी जारी कर सभी राज्यों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश भी दे दिया। यानी बीते 3 महीनों से हर शुक्रवार की नमाज के बाद जब आईएस के झंडे घाटी में लहराते और कश्मीरी खुल्लम खुल्ला नारे लगाते तो भी कभी सरकार ने आईएस को खतरा नहीं माना। तो अब सवाल सिर्फ कश्मीर का नहीं बल्कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, टर्की और इजराइल के दूतावास की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी खास निर्देश जारी किए गए हैं। तो अगला सवाल यह है, क्या पेरिस का हमला भारत को डरा रहा है या वाकई सरकार के पास कोई पुख्ता सबूत है? और अगर पुख्ता सबूत है तो भारत की तैयारियां आईएस से लड़ने के लिए हैं क्या? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आईएस को सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक कायदे से समझा ही नहीं है, तो उसे लेकर तैयारियों का सवाल नहीं उठता। फिर सच यह भी है कि नई सरकार बनने के बाद से आज तक आंतरिक सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्रियों की कोई बैठक हुई ही नहीं। यानी 26/11 हमले के बाद आंतरिक सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हर बरस होती थी, वो बैठक इस दौर की सरकार में नहीं हुई। जिस तरीके से पेरिस में हमला हुआ है उसके बाद अब ये लगने लगा है कि आईएस का खतरा सिर्फ कागजी नहीं, जमीन पर उतर आया है, जिसको लेकर सरकार सजग रहने की बात कह रही है। दिल्ली से कैमरामैन सुधीर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। तो सवाल है कि भारत क्या वाकई तैयार है या नहीं है? इस बात का जिक्र हमने इस रिपोर्ट में इसलिए किया क्योंकि वाकई भारत के भीतर कुछ सवाल हैं। उन सवालों पर आए उससे पहले एक दूसरी स्थिति। दरअसल पेरिस के हमले ने उन तमाम शरणार्थियों के सामने एक संकट पैदा कर दिया है जिसके लिए सीमा के रास्ते खोल दिए गए थे समूचे यूरोप के भीतर में। और एक नया संकट यह है, यह माना जा रहा है कि शरणार्थियों के साथ चलकर हमलावर पेरिस तक पहुंचे थे। और अगर यह सबूत के तौर पर सामने आ जाता है तो संकट बढ़ जाएगा। लेकिन संकट का मतलब है क्या और किस तरीके की बोली अब बोली जा रही है, यह भी सुन लीजिए। इन दो तस्वीरों का कोई सीधा संबंध यूं तो नहीं, लेकिन पेरिस हमले के बाद शरणार्थी संकट कितना गहरा सकता है, इसके संकेत धमकी और चुनौती भरे शब्दों से सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका तक में मिलने लगे हैं। याद कीजिए 4 सितंबर को तुर्की के समुद्र तट के किनारे औंधे मुंह पड़े 3 बरस के एलन कुर्दी के शव ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया और इसके बाद हर यूरोपियन देश की सीमा शरणार्थियों के लिए खुल गई। वहीं दूसरी तस्वीर शरणार्थियों के लिए खतरे की घंटी की तरह आई, क्योंकि पेरिस में हुए आतंकी हमलों के बाद जब फ्रांस में यह सवाल उठा कि हमलावरों में एक हमलावर शरणार्थी बनकर फ्रांस में
लेरोस द्वीप से घुसा तो सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पोलैंड, जर्मनी, सर्बिया से लेकर अमेरिका के दर्जन भर राज्य सीधे तौर पर कहने लगे कि सीरिया के शरणार्थियों को वह पनाह नहीं देंगे। यानी आईएसआईएस को लेकर एक तरफ सीरिया छोड़कर भागते 10 लाख से ज्यादा सवाल लोगों का है जो शरणार्थी बनकर यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पनाह मांग रहे हैं और ले भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीरिया में कब्जा किया आईएसआईएस के खिलाफ अब युद्ध का ऐलान कर चुके फ्रांस के साथ जो देश खड़े हैं, वहां बहस तेज हो चली है कि आखिर वो कौन सा रास्ता अख्तियार करें, क्योंकि शरणार्थी संकट मानवता से जुड़ा है और पेरिस पर हमला मानवता के खिलाफ है। इसी अंतर्विरोध के बीच पोलैंड का कहना है, हम शरणार्थियों को तभी स्वीकार करेंगे जब हमें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। वहीं जर्मनी का कहना है, अगर हमलावर के ताल्लुक शरणार्थियों से जुड़े तो जर्मनी सीमा सील कर दी जाएगी। चूंकि फ्रांस के साथ अमेरिका भी अब सीरिया में आईएस के ठिकाने पर बमबारी करने में साथ आ खड़ा हो चला है, तो अमेरिका के टेक्सास, मिशिगन, अल्बामा समेत दर्जन भर राज्यों के गवर्नरों ने बाकायदा चेताया है कि प्रवासियों को वो अपने राज्य में आने नहीं देंगे। यानी एक तरफ यूरोपियन समाज के भीतर पेरिस पर हमले के बाद असुरक्षा की भावना तेज हुई, तो दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर धुर दक्षिणपंथी इसका लाभ भी उठाना चाह रहे हैं। आलम यह हो चला है कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बेन कार्सन ने यहां तक कह दिया कि पहले शरणार्थियों को जांचा जाए कि वह किस विचारधारा के हैं। You know, we don't apply religious tests, but we should apply ideological tests. And I would be very reticent to bring in people who are ideologically opposed to the ideal of America. I would certainly stop any further ingress. और दूसरी तरफ शरणार्थियों का संकट यह हो चला है कि अगर किसी देश ने उन्हें पनाह ना दी तो एलन कुर्दी की तर्ज पर समुद्र किनारे ही उनकी मौत निश्चित है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ शरणार्थियों की विचारधारा क्या है इसको लेकर बहस है। इस बात का जिक्र हो रहा है कि समाज के भीतर आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो असमानता है, कहीं वो आतंक से तो नहीं जुड़ रही। चर्चा बढ़ी है, लेकिन इन सब के बीच दोबारा अगर हिंदुस्तान की जमीन पर लौटिए तो क्या कोई वाकई कह सकता है कि भारत सरकार आईएस को लेकर गंभीर है, और इस रूप में गंभीर है कि वो वाकई इस खतरे को भांप रही है और इसके लिए तैयारी कर रही है? आलम क्या है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। सीरिया में आईएसआईएस की तरफ से लड़ रहे इन लड़ाकों में हिंदुस्तानी भले ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हिंदुस्तानी लड़के लड़ाके बनना नहीं चाहते, क्योंकि ये 4 नाम ऐसे हैं जो भारत के हैं और आईएस से जुड़े। लेकिन इसकी गंभीरता को पेरिस हमले से पहले आंका ही नहीं गया। लेकिन सवाल है, क्या अब सरकार गंभीर होगी? क्योंकि ठीक बरस भर पहले ही जब पुलिस ने 24 साल के अरीब माजिद को मुंबई लौटने पर गिरफ्तार किया, तो यह साफ हुआ कि हिंदुस्तानी लड़के भी आईएस के संपर्क में हैं। आरिफ मजीद खुद मुंबई के पास के कल्याण के 3 और लड़के शेख, सहीम टांकी और अमन टंडिल के साथ सीरिया पहुंचा था। और सूत्रों का कहना है कि टांकी आईएस की तरफ से लड़ते हुए मारा जा चुका है, जबकि बाकी 2 अभी भी लापता हैं। लेकिन आरिफ मजीद ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। आरिफ ने बताया, अबू वालिद अंजेम चौधरी जैसे लोगों के यूट्यूब देखकर उसके भीतर जिहाद करने की इच्छा प्रबल हुई। फेसबुक पर उसने आईएस से जुड़े लोगों से संपर्क साधा। फेसबुक दोस्त और सीरिया निवासी ताहिरा भट्ट ने सीरिया में घुसने में मदद की और मुंबई में एक टूर ऑपरेटर को 2,40,000 रुपए देकर चारों लड़के इराक बतौर तीर्थयात्री पहुंचे। तो सवाल है कि नई तकनीक के घोड़े पर सवार होकर युवा न केवल जिहादी साहित्य के संपर्क में है, बल्कि जिहादी बनाने वालों के संपर्क में भी है। और यूट्यूब पर ऐसे वीडियो मौजूद हैं, तो फेसबुक पर कई ऐसे ग्रुप्स हैं। ट्विटर के जरिए आईएस का प्रचार किया जा रहा है और इस मामले में तो बेंगलोर के मेहदी मसरूर विश्वास नाम के शख्स को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जो आईएस के लिए ट्विटर अकाउंट संचालित कर रहा था। और उसने पूछताछ में बताया भी कि इंग्लिश बोलने वाले आईएस आतंकवादियों के वो संपर्क में था। तो अब सवाल कई हैं और बड़ा सवाल यही कि इंटरनेट पर आतंकवादी बनाने की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उसे रोकने के लिए जो तकनीकी दक्षता चाहिए, क्या वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास है? और जब फेसबुक, ट्विटर के जरिए आतंकी सीधे जिहादी युवाओं के संपर्क में है, तो उसे रोका कैसे जा सकता है? गूगल से लेकर फेसबुक जैसी कंपनियों के मुख्य सर्वर विदेश में है और इन कंपनियों से सीधे जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। यानी चुनौती बड़ी है और दिक्कत यह है कि आईएस को ही हमने अभी तक चुनौती नहीं माना और पेरिस हमले के बाद आईएस पहली बार
चुनौती बन चुकी है। एडवाइजरी जैसे देश को सतर्क रहना चाहिए उस हिसाब से होते हैं। मुश्किल यह नहीं है कि आईएस से लड़ने को लेकर भारत की तैयारी क्या है, मुश्किल एक यह भी है कि आतंकवाद को लेकर दुनिया की समझ क्या है। क्या यह सभ्यताओं का टकराव है? क्या यह सांस्कृतिक तौर पर दो अलग अलग परिवेश के भीतर की सोच है? आर्थिक और सामाजिक तौर पर अलग अलग तरीके से रहने की सोच है? क्योंकि बार बार अगर इस्लाम को जोड़ा जाता है तो यूनाइटेड नेशन के 2014 की रिपोर्ट यह भी बताती है कि आईएस के जरिए 9,734 मुस्लिमों को भी मारा गया। इसका जवाब क्या होगा? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच पेरिस हमले ने नए तरीके की स्थिति फ्रांस के भीतर पैदा की है और समूचे यूरोप को ठगा सा खड़ा कर दिया है। इस बात का जिक्र करना जरा रिपोर्ट देखिए। पेरिस के हमले की ये तस्वीरें अब फ्रांस के नागरिकों के दिल दिमाग पर असर डाल रही है। खास तौर से बच्चे और बुजुर्गों में असुरक्षा की भावना इस तरीके से तीव्र हो चली है कि फ्रांस के अस्पतालों में मनोचिकित्सकों की संख्या बढ़ा दी गई है। लेकिन इसका दूसरा असर अब सांस्कृतिक टकराव के जरिए भी निकल रहा है। फ्रांस में ही 15% मुस्लिम आबादी है और पेरिस जैसे शहर दुनिया में खुलेपन का एहसास दिलाते हैं। जहां फैशन है, चकाचौंध भरे बाजार हैं, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक जकड़न भी है, सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने की जद्दोजहद भी है। और इन सब के बीच सीरिया के शरणार्थियों का जत्था, जिनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश बिल्कुल अलग। और नया टकराव अब सिर्फ पेरिस या फ्रांस में ही नहीं, बल्कि तमाम यूरोपीय देशों में इस बात को लेकर हो रहा है कि कॉमन वीजा पॉलिसी के तहत यूरोप एक देश की तरह काम तो करता है, लेकिन जब आतंकवाद को लेकर नया सवाल सामाजिक आर्थिक सोच से जा जुड़ा है तो फिर यूरोपियन यूनियन का मतलब है क्या? महत्वपूर्ण है कि अक्टूबर तक 9,38,000 लोग यूरोपीय देशों में शरण मांग चुके हैं। बीते बरस 5,71,000 लोग यूरोप में शरण ले चुके हैं। रिफ्यूजियों की यह बढ़ती तादाद यूरोपीय देशों के लिए संकट का सबब बन गई है। यानी सांस्कृतिक टकराव असमानता का भी है और विकसित विकासशील देशों के बीच आतंकवाद की अलग अलग परिभाषा का भी है। शरणार्थी या तो पश्चिमी एशिया या नॉर्थ अफ्रीका के जंग से प्रभावित इलाकों के हैं, या फिर सीरिया या लीबिया के, जहां बीते 4 बरस से गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है और आईएस ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इसके अलावा अफगानिस्तान, इराक और नाइजीरिया से भी लोग गरीबी और जंग से परेशान होकर यूरोप जाना चाहते हैं। और यूरोप से आने वाले रिफ्यूजियों की बात करें तो कोसावो और सर्बिया जैसे देशों से लोग आ रहे हैं। यानी यूरोपीय देशों में शरण लेने की कोशिश करने वाले अधिकतर लोग भूमध्य सागर के जरिए वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जिन देशों में ये जाते हैं वहां इनके लिए खाना, छत और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में सरकार को दिक्कतें भी आ रही है। और इस मोड़ पर पेरिस में आतंकी हमला, जिसने समूचे यूरोप के भीतर यह सवाल बड़ा कर दिया है कि वह शरणार्थियों को पनाह दे या फिर सीधे आतंकवाद से दो हाथ करे। इन सब के बीच हम आज 10:30 बजे आपको एक कार्यक्रम दिखाने वाले हैं, क्योंकि वो अशोक सिंघल थे। उससे पहले हमें लगता है कि आज अशोक सिंघल जी का देहांत 2:24 पर हुआ, लेकिन सवाल अशोक सिंघल नाम का इस रूप में कहीं ज्यादा मौजूद है। भारत की राजनीति की धारा उस शख्स ने बदल दी। ना वो नायक बन पाया, ना हिंदुत्व का झंडा बरदार, लेकिन बावजूद इसके उसने इस बात को समझा और समझा दिया, धर्म से बड़ी राजनीति कुछ नहीं होती। जिस शख्स ने आंदोलन से देश की सियासी राजनीति पलट दी, जो शख्स 2 दशक तक राजनीति की धुरी बन संघ से लेकर सरकार तक को बेचैन किए रहा, उस शख्स को मौत भी आई तो अपने उस अधूरे सपने के साथ, जिन सपनों को जिलाकर देश में सत्ता बदलने और सत्ता पाने का खेल खूब खेला गया। और संयोग देखिए, 90 बरस की उम्र में भी संघ से लेकर सरकार तक अशोक सिंघल के जन्मदिन को मनाने के लिए दिल्ली में ही महीने भर पहले ही जुटे। और तब भी उसी सपने का जिक्र हुआ जिस सपने ने भारतीय राजनीति को सत्ता और संघ के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। हमारी भारतीय परंपरा है, जब किसी का बर्थडे होता है सब लोग गिफ्ट देते हैं। तो प्रधानमंत्री से ये निवेदन किया मैंने कि इस मौके पर वो राम मंदिर गिफ्ट देते हैं अशोक जी को। कोई भी हैरान हो सकता है कि राम मंदिर का सवाल अशोक सिंघल के जहन में तब भी था
जब देश में इस बात को भान भी नहीं था कि आने वाले वक्त में एक ऐसा आंदोलन देश में खड़ा होगा जो राजनीति की धारा को ही मोड़ देगा। और 1981 में जब अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद से जुड़े तो दिल्ली में ही धर्म संसद कर उन्होंने इस बात का एहसास संघ परिवार से लेकर बीजेपी तक को करा दिया कि धर्म से बड़ी राजनीति कुछ होती नहीं और आने वाले वक्त में राजनीतिक रास्ता भी धर्म के मार्ग से ही निकलेगा। अब आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है यहाँ। अगर सब कार सेवक एक साथ कार सेवा करने के लिए चल पड़ेंगे तो क्या होगा। इसी आंदोलन ने अडवाणी को नायक बना दिया। आंदोलन से निकली राजनीति ने वाजपेयी को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन निराशा अशोक सिंघल को मिली तो उन्होंने गर्जना की, स्वयंसेवकों की सत्ता का विरोध किया, लेकिन आस नहीं तोड़ी। इसलिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी को लेकर सियासी हलचल शुरू हुई तो चुनाव से काफी पहले मोदी की नेहरू से तुलना कर राम मंदिर की नई आस भी पैदा की। लेकिन सपना यहां भी टूटा। खुद अशोक सिंघल ने ना सियासत की ना नायक बने, सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वाजपेयी सरकार से लेकर मोदी सरकार तक के दौर में यही सवाल करते रहे कि राम मंदिर क्यों नहीं बन सकता। निसगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी